नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श द्विवेदी डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदर्श पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं आर्ट विषय, कला विषय, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस के वीएसएलटी आदि के लिए। और हमारा चल रहा था स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमारा मौर्य काल से शुरू हुआ था। हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, अशोककालीन अभिलेख पढ़ लिए थे और हमारा स्तूप चल रहा था। अभिलेख पढ़ लिए थे, शिलालेख पढ़ लिए थे, स्तूप चल रहा था। चलिए, हमने सांची का स्तूप देख लिया था, भरहुत स्तूप देख लिया था। आज हम जो बचे हुए स्तूप हैं वो देखेंगे, फिर हम दक्षिण भारत के स्तूप देखेंगे। चलिए, पहला हमारा है लौरिया नंदनगढ़ स्तूप। ठीक, हमने लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के बारे में बात कर ली थी। अब ये स्तूप है, ठीक, ये अलग है। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप ये कहाँ पड़ता है? जिला चंपारण है, राज्य बिहार है। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप कहाँ पड़ता है? जिला चंपारण है, राज्य बिहार है। ठीक, लौरिया नंदनगढ़ स्तूप को शमशान चैत्य कहा जाता है। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार में पड़ता है। इसका दूसरा नाम क्या है? शमशान चैत्य कहा जाता है। इस पर नग्न मात्र देवी अंकित हैं। किस पर? लौरिया नंदनगढ़ स्तूप पर नग्न मात्र देवी अंकित हैं। इस स्तूप पर गोल चकरियाँ बनी हुई हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप पर गोल चकरियाँ बनी हैं, जिन्हें वासुदेव शरण अग्रवाल ने श्री चक्र कहा है। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। श्री चक्र, श्री चक्र कहा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि श्री चक्र कहाँ अंकित है, तो लौरिया नंदनगढ़ स्तूप पर अंकित है। ठीक, अब हम देखते हैं सारनाथ स्तूप। सारनाथ में बहुत सारे स्तूप हैं और देखिए, ये सबसे पहले ये सारनाथ स्तूप, इसका नाम ही है सारनाथ स्तूप। सबसे पहले सारनाथ जो स्थल है उसका नाम क्या था? प्राचीन नाम ऋषिपत्तन। सारनाथ का प्राचीन नाम, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के पास में। ठीक, एक स्थान है सारनाथ। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन या मृगदायन। ऋषिपत्तन भी प्राचीन नाम था इसका, और मृगदायन भी। और मृगदायन का अर्थ होता है काले हिरण। देखिए, सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के पास में। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के पास में। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तन या मृगदायन। और मृगदायन का, मृग माने हिरण, दायन माने काले हिरण। ठीक, मृगदायन का अर्थ काले हिरण। इसका निर्माण कब हुआ? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। सारनाथ स्तूप का निर्माण कब हुआ? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया, या मौर्य काल में। वो आपको पता है, मौर्य काल के शासक थे अशोक, तो अशोक ने करवाया या मौर्य काल ने। सारनाथ स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, अशोक ने करवाया। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी थी कनिंघम ने। ठीक, कनिंघम ने सारनाथ स्तूप की खोज करी। सारनाथ स्तूप पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारनाथ स्तूप पर नीचे गोल चौकी पर 4 पशु बने हुए हैं। कितनी संख्या है? 4। 4 पशु बने हुए हैं। कौन कौन से पशु बने हैं? गज बना हुआ है, यानी कि हाथी बना हुआ है। गज, गज माने हाथी। बैल, बैल माने वृषभ, या वृषभ माने बैल, बैल बना हुआ है। ठीक, वृषभ बना हुआ है। घोड़ा बना हुआ है, अश्व। ठीक, घोड़ा बना हुआ है। शेर बना हुआ है, शेर को सिंह कहते हैं। ये 4 पशु अंकित हैं। सारनाथ स्तूप पर 4 पशु अंकित हैं, और ये जो है 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। ये जो 4 पशु हैं, आपका गज हुआ, बैल हुआ, घोड़ा हुआ, सिंह हुआ, ये 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। अब कौन सा पशु किस दिशा का प्रतीक है ये देख लेते हैं। देखिए, हाथी, इसको गज कहते हैं, ये पूर्व दिशा का प्रतीक है। ठीक, पूर्व। बैल, वृषभ, ये पश्चिम दिशा का प्रतीक है। बैल जो है इसको वृषभ कहते हैं, ये पश्चिम दिशा का प्रतीक है। उसके बाद में आ जाता है सिंह, शेर, ये उत्तर दिशा का प्रतीक है। ठीक, घोड़ा ये दक्षिण दिशा का प्रतीक है। हाथी जो है वो पूर्व दिशा का, हाथी कहिए या गज कहिए, बैल कहिए या वृषभ कहिए। बैल या वृषभ पश्चिम दिशा का, हाथी पूर्व दिशा का, बैल या वृषभ पश्चिम दिशा का, सिंह या शेर उत्तर दिशा का, घोड़ा या अश्व दक्षिण दिशा का। ठीक, सारनाथ से एक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति बनी है। ठीक, अच्छा, सारनाथ में जो इन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये मूर्ति बनी है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति बनी हुई है। ठीक, ये सारनाथ से प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं धमेक स्तूप की। धमेक स्तूप कहाँ? ये भी सारनाथ में है, ये भी सारनाथ में है। सारनाथ का है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, निर्माण किसने करवाया? मौर्य ने करवाया। अगर मौर्य ऑप्शन में ना हो तो गुप्त लगा दीजिएगा। ठीक, सामग्री क्या है? ईंट। सामग्री ईंटों
से बना हुआ है। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया? मौर्य ने करवाया। मौर्य ना हो तो गुप्त ने करवाया। सामग्री क्या है? ईंट। चौखड़ी स्तूप क्या है? चौखड़ी स्तूप कहाँ है? ये भी सारनाथ में है। ठीक, चौखड़ी स्तूप भी सारनाथ में है उत्तर प्रदेश में। और इसकी खोज किसने करी? इसकी भी खोज कनिंघम ने करी। और अब देखिए ये कुछ अलग अलग स्तूप हैं, ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे गए, इसलिए मैंने लिखे हैं। इनको बस इतना याद कर लीजिए, ये हैं कहाँ। रामाभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश। रामाभर स्तूप ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रामाभर स्तूप। सहेत महेत स्तूप श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश में। राज्य उत्तर प्रदेश और श्रावस्ती स्थान। ठीक। घोषित राम मठ कौशाम्बी। घोषित राम मठ ये कौशाम्बी में पड़ता है। बोध गया स्तूप ये गया बिहार में। आप जानते हैं बोध गया गया बिहार में है। ठीक, बोध गया स्तूप ये गया बिहार में पड़ता है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम इसको डिलीट करके दूसरी चीज़ लिखें। देखिए लौरिया नंदनगढ़ स्तूप। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप को शमशान चैत्य कहा जाता है। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप पर नग्न मात्र देवी अंकित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप पर गोल गोल चक्रियाँ बनी हुई हैं, गोल चक्रियाँ, जिनको वासुदेव शरण अग्रवाल ने श्री चक्र कहा है, श्री चक्र कहा है। ठीक। सारनाथ स्तूप, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तन था या मृगदायन था। मृगदायन का अर्थ होता है काले हिरण। ये जो काले हिरण है ये मृगदायन का अर्थ होता है। ठीक, ऋषिपत्तन अलग चीज़ है। निर्माण कब हुआ सारनाथ स्तूप का? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। खोजकर्ता कौन है सारनाथ स्तूप के? कनिंघम है। सारनाथ स्तूप पर नीचे गोल चौकी पर 4 पशु बने हुए हैं, गज हाथी, बैल या वृषभ, घोड़ा या अश्व, सिंह या शेर। ठीक, ये 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। हाथी पूर्व दिशा का, बैल पश्चिम दिशा का, सिंह उत्तर दिशा का, अश्व दक्षिण दिशा का। सारनाथ में बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति बनी है। ठीक, धमेक स्तूप का ये भी सारनाथ में उत्तर प्रदेश में। निर्माण किसने करवाया? मौर्य। मौर्य ना हो तो गुप्त। सामग्री क्या है? ईंट है। चौखड़ी स्तूप है अगला, ये भी सारनाथ उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज किसने करी? कनिंघम ने करी। ये कुछ हैं, ये भी पूछे गए आपके किसी न किसी एग्जाम में। रामाभर स्तूप ये कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सहेत महेत स्तूप ये कहाँ है? श्रावस्ती। सहेत महेत स्तूप ये कहाँ है? श्रावस्ती में। घोषित राम मठ ये कहाँ है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। फिर बोध गया स्तूप ये कहाँ है? गया बिहार में। ठीक, ये हमारे हो गए। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के स्तूप। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए, फिर हम इसको डिलीट करें। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत के स्तूप। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के स्तूप। दक्षिण भारत के स्तूप, वहाँ भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्तूप हैं, जैसे अमरावती स्तूप है, नेलकुंडपल्ली का स्तूप है। सारे स्तूप इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, अमरावती स्तूप। अशोक के समय में स्थापत्य कला इतनी विकसित थी, इतनी समृद्ध थी, बहुत बढ़िया थी, इतनी बढ़िया पॉलिश होती थी। विद्वान कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि ये जो है धातु है या पत्थर ही है। इतनी बढ़िया पॉलिश उन्होंने करी थी। शेर देखिए, जो शेर बने हुए हैं कितना बढ़िया। अब हम दक्षिण भारत के स्तूप पढ़ेंगे। अमरावती स्तूप सबसे पहले हम देखेंगे। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप। ठीक, अमरावती स्तूप। चलिए हम बात करते हैं अमरावती स्तूप की। देखिए अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? अमरावती का प्राचीन नाम था धान्यकटक। ठीक, अमरावती का प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम क्या था? धान्यकटक। धान्यकटक। और ये जो है धान्यकटक या अमरावती, ये आंध्र सातवाहनों की राजधानी थी। ठीक, आंध्र सातवाहनों की राजधानी, सातवाहनों की राजधानी। ये तो हो गई अमरावती की बात। ठीक, अब हम स्तूप के बारे में बात करते हैं की राजधानी थी। देखिए कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में एक नई शैली का जन्म हुआ जिसका केंद्र अमरावती था। ठीक, ये पॉइंट लिखिए। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में, गोदावरी
के बीच में, नदियों के बीच में एक नई शैली का जन्म हुआ जिसका केंद्र अमरावती था। ठीक, नई शैली का जन्म हुआ जिसका केंद्र अमरावती था। ठीक, केंद्र क्या था इस शैली का? अमरावती। अमरावती। अब अमरावती स्तूप, अब हम बात करते हैं अमरावती। ये तो बात हो गई इतनी अमरावती की, इतनी बात हो गई अमरावती की। अब हम बात करेंगे स्तूप की। ठीक, लिख लेते हैं अमरावती स्तूप। अब स्तूप की बात होगी। इसको बनवाया किसने था? निर्माण। इसका निर्माण हुआ 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व। और किसने किया? आंध्र सातवाहनों ने। ठीक, आंध्र सातवाहनों ने, सातवाहनों ने। ठीक, इसकी खोज किसने करी और कब करी? खोज, इसकी खोज करी 1797 में कर्नल मैकेंजी। इसकी खोज करी 1797 में कर्नल मैकेंजी। ठीक, कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज करी। और इसको ये बना किससे है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। निर्माण सामग्री क्या है इसकी? निर्माण सामग्री सफ़ेद संगमरमर। निर्माण सामग्री वो वाले जो थे, सांची हुआ, भरभूत हुआ, वो लाल पत्थर, लाल ईंटों से बने हुए थे। ये जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर। अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा था, कृष्णा गोदावरी के बीच नई शैली का जन्म हुआ। ठीक, ये शुंग कुषाण काल के समय में जन्म हुआ था। शुंग कुषाण, शुंग कुषाण काल के समय। ठीक, के समय में इस शैली का जन्म हुआ जिसका केंद्र अमरावती था। ये जो है निर्माण सामग्री इसकी क्या है? सफ़ेद संगमरमर है। अब इसकी हम ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई कितनी है? 73 फीट, वो सॉरी 73 मीटर। ऊंचाई है 73 मीटर। इसी को अगर हम फीट में बदल देंगे 241 फीट। ठीक, जैसा भी ऑप्शन रहे करिएगा। 73 मीटर। और इसका व्यास कितना है? 160 फीट। इसका व्यास जो है 160 फीट है। ठीक, 200 ईसा पूर्व आंध्र सातवाहनों ने इसका निर्माण करवाया। व्यास इसका 160 फीट है। प्राचीन नाम अमरावती का धान्य कटक था। ठीक, अच्छा, ये पड़ता कहाँ है? ये जो है अमरावती, ये जो अमरावती स्तूप है ये पड़ता कहाँ है? जिला गुंटूर। जिला जो है, अगर जिला पूछा जाए तो गुंटूर। गुंटूर। और अगर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये बात हो गई। देखिए, अमरावती जो स्तूप है एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको जो है डिलीट करें। अच्छा, ये संग्रहित कहाँ है? ये जो है संग्रहित है नदी किस, हाँ संग्रहित देख लीजिए, संग्रहित है कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास और लंदन। कलकत्ता, मद्रास, लंदन। ठीक, यहाँ ये संग्रहित है। और ये जो है यहाँ संग्रहित है, ये किस नदी के किनारे है? नदी अगर पूछ दी जाए, एक बार किसी एग्जाम में पूछी गई है तो कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी। नदी अगर पूछ दी जाए तो कृष्णा नदी। अब इसको पूरा एक बार देख लीजिए। अमरावती स्तूप, पहले अमरावती के बारे में देखिए। अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक था। धान्य कटक या अमरावती आंध्र सातवाहनों की राजधानी थी। ठीक,
प्राचीन नाम धान्यकटक, वर्तमान अम्रावती। अमरावती। कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच एक नई शैली शुंग कुषाण काल के समय में विकसित हुई जिसका केंद्र अमरावती था। अब हम बात करेंगे अमरावती स्तूप की। अमरावती स्तूप कहाँ पड़ता है? गुंटूर जिला, और राज्य अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक, राज्य आंध्र प्रदेश। इसका निर्माण कब हुआ? 200 ईसा पूर्व आंध्र सातवाहनों ने इसका निर्माण करवाया। खोज किसने करी? निर्माण तो इन्होंने करवा दिया, खोज करी 1797 में कर्नल मैकेंजी ने। निर्माण सामग्री क्या थी? सफ़ेद संगमरमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है सफ़ेद संगमरमर। ठीक, सफ़ेद संगमरमर। ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। मीटर में ना हो तो 241 फीट। व्यास कितना है? 160 फीट। ठीक, संग्रहित कहाँ है? कलकत्ता, मद्रास, लंदन। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। अगला स्तूप नेलकोंड पल्ली का स्तूप। नेलकोंड पल्ली का स्तूप। अगला स्तूप हम देखते हैं। कहाँ है नेलकोंड पल्ली का स्तूप? नेलकोंड पल्ली। इसके विषय में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेलकोंड पल्ली का स्तूप या दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा कौन सा, मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा कौन सा स्तूप है? दक्षिण भारत का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बताया था भारत का अगर पूछा जाए, केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप कहाँ है? चंपारण, बिहार। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? नेलकोंड पल्ली का स्तूप। ठीक, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप। पड़ता कहाँ है? जिला है खम्माम। खम्माम जिला, और राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। निर्माण कब हुआ? निर्माण हुआ दूसरी शताब्दी। ठीक, दूसरी शताब्दी। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। देखिए, नेलकोंड पल्ली का स्तूप दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। नेलकोंड पल्ली का स्तूप कहाँ पड़ता है? ये नेलकोंड पल्ली का स्तूप कहाँ है? खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश में है। निर्माण दूसरी शताब्दी। ठीक, अब हम देखते हैं नागार्जुन कोंड स्तूप। नागार्जुन कोंड स्तूप कहाँ है? ये भी पड़ता है आपका गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंड स्तूप। ठीक, कहाँ स्थित है? गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश। राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक, गुंटूर। निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? निर्माण हुआ द्वितीय शताब्दी या दूसरी शताब्दी। ठीक, इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। इक्ष्वाकु वंश, द्वितीय शताब्दी में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। इसका अर्धव्यास कितना है? इसका अर्धव्यास कितना है? अर्धव्यास है 120 फीट। ठीक, देखिए
दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप नेलकोंडपल्ली का स्तूप, जिला खम्माम आंध्र प्रदेश में नेलकोंडपल्ली का स्तूप, निर्माण 2वीं शताब्दी। नागार्जुन कोंड स्तूप गुंटूर जिला में है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड स्तूप, और निर्माण कब हुआ? 2वीं शताब्दी में हुआ, इक्ष्वाक वंश ने करवाया। इसका अर्धव्यास कितना? 120 फीट। अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंड स्तूप ये गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है, ये बदल जाता है, ये खम्माम जिला है आंध्र प्रदेश में ही। ठीक, अब हम कुछ और स्तूप देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात रह गई, देखिए इसका जो है क्या बोलते हैं, इसकी खोज किसने करी? खोज लाघहर्स्ट, लाघहर्स्ट, अंग्रेज हैं ये, लाघहर्स्ट। ठीक, लाघहर्स्ट। ठीक, देख लीजिए फिर डिलीट करें। खोज किसने करी? लाघहर्स्ट। ठीक, अब ये तो हो गए इतने भारत के स्तूप। अब कुछ बाहर स्तूप हैं, कुछ जो है भारत के बाहर, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, भारत के बाहर स्तूप हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला है धर्मराजिका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप। जो बाहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा ये है कहाँ। ठीक, धर्मराजिका स्तूप ये कहाँ है, स्थित कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान में है धर्मराजिका स्तूप। ठीक, और इसको जो है, यह पाकिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है, पाकिस्तान का महत्वपूर्ण स्तूप। महत्वपूर्ण क्यों है? इसको जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने किसको? धर्मराजिका स्तूप को। यूनेस्को ने 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। निर्माण करवाया अशोक ने। ठीक, अशोक ने। पाकिस्तान में एक और है तक्षशिला स्तूप, तक्षशिला स्तूप। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ देख लीजिए, ये जो है नोट करके लिख लीजिए, एक धर्मराजिका स्तूप के नाम से सारनाथ में भी है। धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में भी है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो सारनाथ लगा दीजिएगा। ठीक, स्तूप सारनाथ दोनों जगह है। पाकिस्तान वाला महत्वपूर्ण है, ये विश्व सूची में शामिल है यूनेस्को की। सारनाथ में भी है। तक्षशिला स्तूप, तक्षशिला स्तूप किसने बनवाया? तक्षशिला स्तूप भी हमारे मौर्यकालीन है। और ये है कहाँ? बस ये जो बाहर के हैं ये कहाँ हैं, बस यही पूछा जाएगा। ठीक, कहाँ है? रावलपिंडी। और रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान। रावलपिंडी ये है पाकिस्तान। ठीक, एक और स्तूप है निगलीवा, निगलीवा, निगलीवा या निगली सागर। क्या है नाम? निगली, हाँ निगली, निगाली सागर। ठीक, निगाली सागर। और ये कहाँ पड़ता है? ये जो है नेपाल में है। नेपाल। ठीक, देखिए धर्मराजिका स्तूप
कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का ये धर्मराज का स्तूप जो है ये महत्वपूर्ण स्तूप है। धर्मराज का स्तूप को 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। ठीक। और ये जो है धर्मराज का स्तूप सारनाथ में भी है, एक धर्मराज का स्तूप सारनाथ में भी है। अच्छा, ये जो है तक्षशिला स्तूप, इसकी शैली जो है गंधार शैली है। अभी हम आपको मथुरा शैली और गंधार शैली अगली क्लास के बाद, अगली क्लास शैली गंधार, अगली क्लास होगी महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित बुद्ध के विषय में, जैन के विषय में। फिर हम आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम मथुरा शैली और गंधार शैली आपको पढ़ाएंगे। ये इसकी शैली तक्षशिला स्तूप की, ये जो तक्षशिला स्तूप है इसकी शैली गंधार, और ये मौर्यकालीन है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और निगलिवा या निगाली सागर, निगलिवा भी कहते हैं, निगाली सागर भी कहते हैं, ये नेपाल में स्थित है। ठीक। अब देखिए मौर्य काल में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी। ये तो हो गए आपके स्तूप। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन कुछ मूर्तियाँ। क्या देखेंगे? मौर्यकालीन मूर्तियाँ। ठीक। मौर्यकालीन मूर्तियाँ। उसके पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। देखिए 3 बातें हैं। लकड़ी के साथ पत्थर और ईंटें विशेषता है मौर्य काल की। ठीक। ये मौर्य काल की, ये क्वेश्चन आ चुका है। लकड़ी के साथ पत्थर और ईंटें किस काल की विशेषता है? मौर्य काल की। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है स्तंभ, मूर्तियों या स्तंभों पर, मूर्तियों या स्तंभों पर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष, विशिष्ट ओपदार चमक, ओपदार शब्द याद रखिएगा, ओपदार चमक, ओपदार चमक या चमक को कहिए पॉलिश, ओपदार चमक या ओपदार पॉलिश चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कह दे या विशेषता कह दे तो मौर्य काल। ठीक। ये भी हुई मौर्य काल, मौर्य काल। ठीक। और पूछा जाए स्तंभों पर शेर, या स्तंभ ना लगाए, स्तंभों पर शेर, या केवल पूछ दे शेर की मूर्ति बनवाने की परंपरा या शुरुआत, शुरुआत कहिए, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत किस काल से? तो मौर्य काल, मौर्य काल। ठीक। अब देखिए लकड़ी के साथ पत्थर और ईंटें किस काल की विशेषता है? लकड़ी के साथ पत्थर और ईंटों का प्रयोग किस काल की विशेषता है? मौर्य काल। ये प्रश्न एक बार आ चुका है। मूर्तियों या स्तंभों पर विशिष्ट ओपदार चमक या पॉलिश चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मौर्य काल से हुई। ठीक। मौर्य काल से हुई। स्तंभों पर शेर की मूर्ति बनवाने की शुरुआत किस काल से हुई? मौर्य काल से। ठीक। शेर की मूर्ति, शेर की मूर्ति अगर स्तंभों पर ना लगाए तो केवल इतना पूछे शेर की मूर्ति बनवाने की शुरुआत किस काल से हुई? तो मौर्य काल से हुई। ठीक। लकड़ी के साथ पत्थर ईंटों का प्रयोग मौर्य काल की विशेषता। विशिष्ट ओपदार, ओपदार शब्द याद रखिएगा, ओपदार चमक या ओपदार पॉलिश चढ़ाने की शुरुआत मौर्य काल से। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मूर्तियों की।
मौर्य काल में बहुत काम हुआ है, मूर्तियाँ भी बनी, स्तंभ भी बने, शिलालेख भी बने, सब कुछ बना, कुछ बाकी नहीं रहा मौर्य काल में। अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन मूर्तियों की। मौर्य कालीन मूर्तियाँ, ठीक। मूर्तियाँ बहुत बढ़िया बढ़िया मिली हैं, हर काम हुआ है मौर्य काल में, स्तंभों पर काम हुआ है, ठीक। और स्तंभ बने, शेर की मूर्तियाँ बनी, बैल, हाथी, सब कुछ, इतने ऊंचे ऊंचे स्तंभ, कितना बढ़िया सब बना है, ठीक। सबसे पहले बोध गया का हाथी, बोध गया का हाथी, आपको पता है गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक। बस एक काहे से निर्मित है? अगर पूछ जाए कहाँ है तो गया बिहार। किस काल का है? मौर्य काल का, ठीक। बलुए पत्थर से, बलुए पत्थर से निर्मित है, ठीक। अब दूसरा है हमारा धौली चट्टान का हाथी, बोध गया का वज्रासन है, बोध गया का, सॉरी गलत हो गया था, वज्रासन, वज्रासन, बोध गया का वज्रासन, बोध गया का वज्रासन, बोध गया का वज्रासन कहाँ पड़ता है? गया बिहार में, बलुए पत्थर से निर्मित है, ठीक। धौली, धौली, धौली चट्टान, धौली, क्या हो रहा है? धौली धौली चट्टान का हाथी, चट्टान का हाथी, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के पुरी जिले में, उड़ीसा जिला पुरी, ठीक, जिला पुरी, और स्थान धौली, इसीलिए इसको धौली का हाथी कहते हैं, ठीक। स्थान धौली, ठीक। बोध गया का वज्रासन गया में है, ठीक, बिहार में पड़ता है। अगला है हमारा कालसी शिला प्रज्ञापन हाथी, कालसी शिला प्रज्ञापन हाथी, कालसी शिला, कालसी शिला प्रज्ञापन हाथी, कालसी शिला प्रज्ञापन हाथी, ठीक। ये इसमें क्या है? हाथी के, इसकी एक विशेषता है कालसी, ये याद रखिएगा, मौर्यकालीन है, ये पूछेगा ये किस काल के हैं। बोध गया का वज्रासन हाथी मौर्यकालीन, धौली चट्टान का हाथी मौर्यकालीन, कालसी शिला का प्रज्ञापन हाथी मौर्यकालीन, ठीक। हाथी, इसमें हाथी के पैरों के बीच में, हाथी के पैरों के बीच में ब्राह्मी लिपि में गजतमे लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है? गज तमे, गज तमे लिखा है, ठीक, गज तमे। और गज तमे का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, ठीक, सर्वश्रेष्ठ, गज तमे लिखा हुआ है। बोध गया का वज्रासन है, गया बिहार में, बलुए पत्थर से बना है। धौली चट्टान का हाथी उड़ीसा जिलापुरी में है, स्थान धौली है। कालसी शिला का प्रज्ञापन हाथी, हाथी के पैरों के बीच में ब्राह्मी लिपि में गज तमे लिखा हुआ है। और ये सारी की सारी चीज़ें मौर्यकालीन हैं, ठीक। अच्छा, बेस नगर से स्तंभ शीर्ष प्राप्त हुआ है, बेस नगर, बेस नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये छियाछिणी की मूर्ति मिली, अभी बताएंगे। बेस नगर से स्तंभ शीर्ष, सब इतना याद रखिएगा, मौर्यकालीन है, ठीक। स्तंभ शीर्ष, स्तंभ शीर्ष प्राप्त हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं मूर्तियाँ, ये भी मूर्तियाँ ही थी।
सबसे पहले हम बात करेंगे परखम की यक्ष मूर्ति। परखम की यक्ष याक्षिणियाँ की मूर्ति बहुत मिली हैं। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए यक्ष याक्षिणियाँ की मूर्ति सर्वाधिक कब बनी है, तो मौर्य काल में बनी है। ठीक, परखम की यक्ष मूर्ति, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी चौकी पर एक लेख प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार उस पर मणिभद्र खुदा हुआ है, तो उसके अनुसार इस मूर्ति का नाम मणिभद्र है। ठीक, इस मूर्ति की चौकी पर, इसकी चौकी पर आप लोग लिख लीजिए, परखम यक्ष की मूर्ति की चौकी पर ब्राह्मी लिपि में लेख है। ठीक, लेख लिखा हुआ है, लेख के अनुसार इसका नाम, मतलब ये जो यक्ष रहे होंगे उनका नाम मणिभद्र होगा। इसका नाम मणिभद्र खुदा हुआ है। ठीक, कभी पूछ दे किस पर खुदा हुआ है, तो परखम यक्ष मूर्ति या मणिभद्र किसे कहते हैं, तो परखम की यक्ष मूर्ति मणिभद्र खुदा है, खुदा हुआ है। ठीक, और ये जो है कहाँ संग्रहित है, संग्रहित है मथुरा संग्रहालय। परखम की यक्ष मूर्ति मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय। ठीक, परखम की यक्ष मूर्ति ये जो है मथुरा से मिली है। इसकी चौकी पर लेख के अनुसार इसका नाम मणिभद्र खुदा हुआ है। इस मूर्ति का नाम मणिभद्र, संग्रहित है ये मथुरा संग्रहालय में। ठीक, अब हम अगली मूर्ति देखते हैं। अगली हम मूर्ति की बात करेंगे, चमरधारिणी यक्षी। ठीक, चमरधारिणी यक्षी, ये कहाँ से प्राप्त हुई, आपको पता है। चमरधारिणी यक्षी पटना के दीदारगंज से। पटना कहाँ है, बिहार में। पटना बिहार की राजधानी है। ठीक, पटना के दीदारगंज, पटना बिहार में है और पटना बिहार की राजधानी है, और पटना में ही ये स्थान है दीदारगंज। पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है, और ये संग्रहित कहाँ है, पटना संग्रहालय में ही ये संग्रहित है। ठीक, पटना संग्रहालय, पटना संग्रहालय में ये मूर्ति संग्रहित है। अगली मूर्ति हम देखते हैं। अगली मूर्ति जो है विदिशा में बेरू बेतवा नदी है। ठीक, विदिशा में, विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, विदिशा में बेरू बेतवा ये दोनों नदियां हैं। बेरू बेतवा नदी के संगम के पास यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, देखिए परखम की यक्ष मूर्ति, इसकी चौकी पर लेख के अनुसार इसका नाम मणिभद्र खुदा हुआ है, संग्रहित है मथुरा संग्रहालय में। चमरधारिणी यक्षी, ये यक्षी है, ये यक्ष है, पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है, संग्रहित कहाँ है, पटना संग्रहालय में। विदिशा में बेरू बेतवा नदी के संगम के पास यक्ष मूर्ति एक प्राप्त हुई है। अब देखते हैं कौन कौन सी। और एक मध्य प्रदेश के बेसनगर से प्राप्त हुई है। ठीक, मध्य प्रदेश के बेसनगर से यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसका स्थानीय नाम क्या है, तेलिन प्रतिमा। ठीक, स्थानीय नाम किसका, स्थानीय नाम तेलिन
तेलिन। और ये संग्रहित कहाँ है? भारत संग्रहालय कलकत्ता। भारत संग्रहालय कलकत्ता। भारत संग्रहालय कलकत्ता। ठीक, एक बार देख लीजिए। विदिशा, ये जो मध्य प्रदेश में बेसनगर से याक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई, ये स्थानीय नाम तेलिन है, संग्रहित है भारत संग्रहालय कलकत्ता। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, एक कौड़ी पहने स्त्री की मूर्ति भी मिली है, मौर्यकालीन। कौड़ी पहने स्त्री की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है? भरतपुर जिले से यक्ष प्राप्त हुआ है। अच्छा, वाराणसी के राजघाट से त्रिमुख यक्ष। वाराणसी के राजघाट से त्रिमुख मतलब 3 मुख वाले यक्ष प्राप्त हुए हैं। ठीक, और ये संग्रहित कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी। त्रिमुख यक्ष भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन। ये जो त्रिमुख यक्ष हैं, ये कौड़ी पहने स्त्री अलग है, वाराणसी के राजघाट से ये जो त्रिमुख यक्ष हैं, ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं। ठीक, पटना से दोमुही यक्ष। पटना से दोमुही यक्ष। वो 3 मुख के थे, वो कहाँ से प्राप्त हुए? वाराणसी से। और 2 मुख के कहाँ से प्राप्त हुए? पटना से। ये जो है दोमुही यक्ष प्राप्त हुए हैं। ठीक, और पवाया गुजरी महल ग्वालियर में मणिभद्र यक्ष एक संग्रहित हैं। पवाया गुजरी महल ग्वालियर में कौन संग्रहित है? मणिभद्र यक्ष। उनका भी नाम मणिभद्र था। ठीक, मणिभद्र यक्ष संग्रहित है। ठीक, और अच्छा भाई देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। भरतपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक, हाँ, देखिए इतनी बात हो गई। अब देख लीजिए इसको। एक कौड़ी पहने स्त्री की मूर्ति मिली वाराणसी के राजघाट से। त्रिमुख यक्ष यानी कि 3 मुँह वाले यक्ष मिले हैं, और ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं। पटना से 2 मुँह वाले यक्ष मिले हैं, 2 मुही यक्ष। पवाया गुजरी महल ग्वालियर में मणिभद्र यक्ष संग्रहित हैं। अच्छा, एक और लिख लीजिए। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर से भी एक यक्ष प्राप्त हुए हैं। बहुत यक्ष बनवाए हैं इन्होंने, यक्ष प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जो यक्ष शैली है वो मगध में प्रचलित थी। ठीक, यक्ष शैली मगध राज्य में प्रचलित थी, और बिंबिसार के समय में इसका माना जाता है जन्म हुआ था। ठीक, बिंबिसार के समय में जन्म हुआ था। अब ये हो गए आपकी मौर्यकालीन स्थापत्य कला। ठीक, अच्छा एक चीज़ और नोट कर लीजिए। लाट और परगहा किसके अंग हैं?
ये मौर्यकालीन स्तंभों के अंग हैं। हम आपको स्तंभ के अंग बताएंगे, क्लास में अलग बताएंगे। स्तंभ के अंग बताएंगे, स्तूप क्या होता है स्तूप पूरा पढ़ाएंगे, स्तूप के अंग पढ़ाएंगे, मंदिर के अंग पढ़ाएंगे, और गुप्त काल के मंदिर अलग, नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, बेसर शैली के मंदिर, इन सब की एक अलग अलग क्लासेस मिलेंगी। ठीक, फिलहाल लिख लीजिए लाट व परगहा, इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। लाट व परगहा किसके अंग हैं? लाट व परगहा अंग हैं मौर्यकालीन स्तंभों के। मौर्यकालीन स्तंभों के, ठीक, स्तंभों के। चलिए, ये आपका हो गया मौर्यकालीन स्थापत्य। ठीक, आपको हमने ये मौर्यकालीन स्थापत्य पढ़ा दिया है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ ठीक ठाक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरे मोबाइल नंबर 7518924050 पर आप मैसेज करिए। मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। मैं मौर्यकालीन पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर के पार्ट 2 भी देख सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।